आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शाहरुख खान की पत्नी को ईडी का नोटिस, लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी की धोखाधड़ी का मामला। रियल एस्टेट कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है गौरी खान। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। ममता बनर्जी ने रखा खड़गे के नाम का प्रस्ताव। दिल्ली नहीं जाऊंगा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। जेपी नड्डा से हुई शिवराज की मुलाकात, क्या मान गए मामा? एमपी की बीजेपी सरकार फिर विवादों में। नेहरू की फोटो को हटाने पर कांग्रेस ने जताया विरोध। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही हंगामा। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को लेकर के। याद करिए, एक वक्त में शाहरुख खान के बेटे पर भी इसी तरह से सरकारी कंपनियों ने शिकंजा कसा था, लेकिन आखिरकार उनको क्लीन चिट मिली। अब गौरी खान को लेकर के क्यों भेजा गया है ईडी का नोटिस? क्या है पूरा मामला और क्या वाकई गौरी खान को भी मिलेगी क्लीन चिट? जानते हैं सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक बार फिर से ईडी सुर्खियों में है और किसी राजनेता को नोटिस भेजने के लिए नहीं, बल्कि इस बार ईडी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की वजह से खबरों में है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी ने नोटिस भेजा है। गौरी खान लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंपनी पर निवेशकों और बैंक का तकरीबन 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। इस कंपनी के जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही हैं। गौरी खान को तुलसियानी ग्रुप ने 2015 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में तुलसियानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने 2015 में 85 लाख रुपए में खरीदा था। किरीट जसवंत शाह का आरोप है कि कंपनी ने उनको ना कब्जा दिया, ना ही रकम लौटाई। इसके बाद जसवंत शाह ने तुलसियानी ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ईडी की लखनऊ शाखा ने गौरी खान को भेजे नोटिस में पूछा है कि तुलसियानी ग्रुप ने ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कितना भुगतान किया है और ये पैसे कैसे उनको दिए गए, इसके लिए क्या क्या अनुबंध हुआ है और इस अनुबंध का कागज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिखाने के लिए कहा गया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि तुलसियानी ग्रुप ने उनके बैंक खाते में कितना भुगतान किया है। फरवरी 2022 में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में किरीट जसवंत शाह ने तुलसियानी ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार और महेश तुलसियानी के साथ गौरी खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस से शिकायत में कहा था, मैंने फ्लैट गौरी खान का विज्ञापन देखने के बाद खरीदा। उनकी विश्वसनीयता ब्रांड के साथ जुड़ी हुई थी। अब बिल्डर फ्लैट पर ना तो कब्जा दे रहा है और ना ही पैसा वापस कर रहा है। आपको बता दें कि ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तुलसियानी बिल्डर ने जाली दस्तावेज जमा करके 4.63 करोड़ रुपए का कर्ज पीएनबी से लिया था। जब बैंक ने कर्ज वसूली के लिए नोटिस दिया तो बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर राजधानी की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप में लखनऊ पुलिस अजय तुलसियानी और अनिल तुलसियानी को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की शुरुआती जांच में निवेशकों और बैंक का 30 करोड़ रुपए से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि भी हो चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा गौरी खान से पूछताछ कर इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है या फिर ये नोटिस सिर्फ खबर बनकर ही रह जाता है। गौरतलब है कि शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ भी इसी तरह सरकारी एजेंसियों ने शिकंजा कसा था, लेकिन बाद में शाहरुख के बेटे को एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी थी। अब देखना दिलचस्प होगा क्या गौरी खान को क्लीन चिट मिलती है या फिर गौरी खान लंबी फंसती नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया।
दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए रखा गया। प्रधानमंत्री पद का नाम जब मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने किया गया, उसके बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा और आज इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या क्या हुआ है, जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक आज 19 नवंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। ये जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके के सांसद वाइको ने दी। हालांकि पीएम फेज के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। पत्रकारों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा, पहले हम सभी लोगों को जीत कर आना है, पहले इस पर विचार करना होगा, इस पर काम करेंगे। अगर हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेज के बारे में बात करके हम क्या करेंगे। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद खड़गे ने बताया, चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे। लोगों के हित में सबको मिलकर अपना काम करना है या मुद्दे को उठाना है। पूरे देश में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ है। बीजेपी सरकार में देश की संसद से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है या अलोकतांत्रिक है, इसके लिए सबको मिलकर लड़ना होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। वहीं आपको बता दें, बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल करना। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारें। पार्टी अन्य दलों को सिर्फ 200 से 250 सीट देने के पक्ष में है। मीटिंग में इंडिया के कोऑर्डिनेटर के नाम पर चर्चा हुई। इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। बैठक में रणनीति बनाई गई कि बीजेपी के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए। मोदी और बीजेपी विरोध से हटकर इंडिया के पास देश के लिए क्या प्लान है, इस पर भी बात हुई। इंडिया के नेताओं ने चर्चा की कि कैंडिडेट फाइनल होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टोन कैसे सेट किया जाए, कहां कितनी रैलियां होंगी और स्टार कैंपेनर होंगे, चुनाव अभियान की ब्रांडिंग कैसे होगी, इसके लिए किन एजेंसियों की मदद ली जा सकती है, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की। बहरहाल, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब सीटों के बंटवारे पर स्थिति साफ होगी। क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार देने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के वोटों के बिखराव की वजह से बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में विपक्षी दलों की एकता ही बीजेपी को सीधी टक्कर दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश की संसद में आज भी लगातार हंगामा जारी रहा। विपक्ष के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष लगातार देश के गृह मंत्री की बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद सुरक्षा चूक के मामले पर गृह मंत्री जवाब दें, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है, लेकिन आज भी विपक्ष को सांसदों के सस्पेंशन के अलावा और कुछ नहीं मिला। आज क्या क्या हुआ संसद में, जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्ष ने मंगलवार को भी अपनी मांग पर अड़ा रहा। सरकार की ओर से बयान देने के लिए आज भी कोई सामने नहीं आया, जिसकी वजह से गतिरोध अभी भी जारी है। लोकसभा में चेयर के अपमान करने वाले कई सांसदों को आज फिर सस्पेंड कर दिया गया। इनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सपा सांसद डिंपल यादव और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है।
लोकसभा में विपक्ष के कुल 133 सदस्य हैं और अब तक 94 सस्पेंड हो गए हैं। इसी तरह राज्यसभा में विपक्ष के कुल 95 सदस्य हैं और अब तक 46 सस्पेंड हो गए हैं। मंगलवार को ही 40 लोकसभा और 8 राज्यसभा से सांसद सस्पेंड हुए हैं। अब तक कुल 228 में से 141 सांसदों पर एक्शन हुआ है। इस तरह अब दोनों सदनों में विपक्ष के 87 सांसद ही बचे रह गए हैं। आज ये बड़े नेता सस्पेंड हुए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, शशि थरूर, बीएसपी से निष्कासित दानिश अली, एनसीपी की सुप्रिया सुले, सपा सांसद एसटी हसन, टीएमसी सांसद माला रॉय, सपा नेता डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भी सस्पेंड हुए हैं। लोकसभा से निष्कासित हुए एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि लोकसभा की सुरक्षा का दायित्व लोकसभा सचिवालय का है, तो इस पर फारूक ने कहा, पुलिस किसके अंडर में आती है? क्या हो जाता अगर केंद्रीय गृह मंत्री आकर 2 मिनट के लिए संसद की सुरक्षा पर बयान दे जाते? वहीं सांसदों के निलंबन पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी और सरकार को एक बात कहना है, इनके जहन में सवार हो गई है असुर की शक्ति। देव की शक्ति नहीं है इनमें, इनका अहंकार लोग देख रहे हैं। सत्ता में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप अहंकारी बन जाएं। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा, इतने सांसदों के निलंबन से एक बात स्पष्ट हो गई है कि वो विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं और वो राज्यसभा में कुछ ऐसा ही करेंगे। इसको देखते हुए हमें भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए श्रद्धांजलि लिखना शुरू करना पड़ा। वहीं संसद से विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, किस मुंह से संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे ये लोग? जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के साथ बर्ताव किया है, अगर अगली बार ये लोग आ जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। खैर, संसद के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित नहीं किया गया। क्या विपक्ष की मांग वाजिब नहीं है? क्या निलंबन किए बिना भी कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था? गृह मंत्री और पीएम मीडिया से बात कर सकते हैं, तो सदन में विपक्ष के सामने बयान देने में क्या परेशानी है? क्या पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार विपक्ष की छोटी सी मांग पर बड़ा दिल नहीं दिखा सकती? क्या संसद में चूक का सच देश की जनता के सामने नहीं आना चाहिए? इस तरह के सभी सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए, ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का मान न सिर्फ बरकरार रहे, बल्कि इसमें लगातार इजाफा भी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में नई सरकार बन गई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर के अटकलों का दौर अभी तक जारी है। शिवराज सिंह चौहान कहते रहे कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार आज दिल्ली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। क्या शिवराज सिंह चौहान को मना पाने में बीजेपी कामयाब होगी? क्या शिवराज सिंह चौहान मान जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की तरफ से क्या पद ऑफर किया जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान क्या उस पर क्या कुछ संकेत अभी तक देखने को मिला है? क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली पहुंच करके? जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सियासत में यूं तो हर रोज कई मुलाकातें होती हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें सुर्खियां बन जाती हैं और ऐसी एक मुलाकात दिल्ली में हुई जिस पर चर्चा होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात की। दरअसल जब से बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाने का ऐलान किया था, तब से शिवराज का अलग अंदाज देखने को मिल रहा था। वो लगातार एमपी में कहते रहे कि मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। लेकिन दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद शिवराज अपने आप को पार्टी का अनुशासित सिपाही बता रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि जेपी नड्डा ने शिवराज को मना लिया है, या फिर शिवराज अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं और मौका मिलते ही पार्टी को झटका देंगे? खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा शिवराज का भविष्य क्या होगा। बीजेपी में रहकर वो काम करते रहेंगे या फिर उनकी राहें बीजेपी से जुदा हो जाएंगी? आइए आपको बताते हैं नड्डा से मिलने के बाद शिवराज ने क्या कहा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी वो काम मैं करूंगा। मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम करते रहे हैं तो पार्टी ही तय करती है कि आप कहां काम करेंगे। मीडिया से 56 सेकंड की चर्चा में पूर्व सीएम शिवराज ने 5 बार कहा, जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवराज का ये पहला दिल्ली दौरा है। वो नड्डा के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे। नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद शिवराज ने एक्स पर लिखा, राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण और जनसेवा के विषय में चर्चा हुई। सेवा ही संकल्प के ध्येय के लिए बीजेपी के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित हैं। मीडिया से बातचीत में शिवराज ने कहा, नड्डा मेरे मित्र भी हैं और मार्गदर्शक भी। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। बीजेपी का काम मेरे लिए एक मिशन है। जब आप मिशन में काम करते हो तो तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। वो मेरे लिए तय करेंगे। फिलहाल विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे। अभी तो यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा। दक्षिण के राज्यों की जिम्मेदारी के सवाल पर भी उन्होंने कहा, मैं दक्षिण के राज्यों में भी जाऊंगा। वहीं शिवराज ने मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी बात की। अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, मैं विधायक हूं, वो मेरे नेता हैं। मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़कर काम करें। वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पद पर भी ले जाएं, जन कल्याण की और योजनाएं भी चलाएं। उन्हें जो सहयोग चाहिए वो मैं सदैव मध्य प्रदेश में उनका करता रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान सोमवार शाम दिल्ली आकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले थे। उन्होंने सोमवार को विधानसभा में शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि वो आज शाम दिल्ली जा रहे हैं। बाद में उनके कार्यालय से दिल्ली जाने के कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान 61 दिनों के बाद दिल्ली गए हैं। इससे पहले वो 20 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश की नई नवेली सरकार एक बार फिर से विवादों में आ गई है और इस बार नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर के कांग्रेस ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू को जिम्मेदार ठहराते रहे अपनी खामियों के लिए, उसी तरह से क्या नई सरकार भी मोदी जी के पदचिन्हों पर चलती हुई नेहरू से अब नफरत करती है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और क्यों हटाई गई है नेहरू की फोटो, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एमपी में बीजेपी की नई सरकार बनते ही विवादों में घिरती जा रही है। पहली कैबिनेट में लाउड स्पीकर और मांस की दुकानों को लेकर आदेश जारी कर विवादों में आ चुकी सरकार ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। एमपी विधानसभा से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल है। कांग्रेस ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। इसकी वजह से एमपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हंगामा हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर उनकी जगह बी.आर. अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई। साल 1996 से स्पीकर की सीट के पीछे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन अब पंडित नेहरू की फोटो को हटाकर उसकी जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा दी गई। इस पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है। इस पर एमपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने इसे गलत बताया, साथ ही इसे छोटी मानसिकता वाला भी बता डाला। कमलनाथ ने लिखा, एमपी विधानसभा से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र हटाया जाना अत्यंत निंदनीय है। मैं विधानसभा में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगाने का स्वागत करता हूं। बाबा साहेब के चित्र को विधानसभा में सम्मानित स्थान पर लगाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर पंडित नेहरू का चित्र हटाया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, यह हिटलर शाही और नाजीवाद है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। विषय नेहरू या अंबेडकर की तस्वीर का नहीं, बल्कि देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है, ये बात है। हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी नेहरू की तस्वीर हटाने पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, सदन से जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाना अफसोसजनक है। दो देश एक साथ आजाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान।
पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है सबको पता है। भारतीय लोकतंत्र की नींव नेहरू के कारण मजबूत हुई। बीजेपी या जिस किसी ने नेहरू की फोटो हटाई है वो गलत है। मैं प्रोटेम स्पीकर से ऐसी हल्की राजनीति को लेकर चर्चा करूंगा। बहरहाल बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सालों से चली आ रही परंपरा और उससे जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। देश के लिए नेहरू का योगदान दलगत राजनीति से परे है और इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।